दोपहर का समय था। गांव की गली में नीम के पेड़ तले 4-5 औरतें गोल घेरा बनाकर बैठी थीं। निर्मला और सुनीता भी उनमें शामिल थीं। अरे निर्मला, आजकल तो छोटी बहू बहुत चमक रही है। सुना है घर भर में उसी का नाम चलता है। चमक क्या, बस भोली बनने का ढोंग है। माँ जी के सामने ऐसे पेश आती है जैसे घर उसी ने संभाल रखा हो। निर्मला, बुरा मत मानना, पर तेरी सास जिस तरह छोटी बहू के बेटे पर जान लुटा रही है, वैसे में कल को सब कुछ उसी बेटे के नाम हो गया तो हैरानी नहीं होगी। सुनीता ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर उलझन और डर साफ था। तुम ठीक कह रही हो बहन, पर हम कर भी क्या सकते हैं। माँ जी का सारा ध्यान गौरी और उसके बेटे पर ही रहता है। हम बोले तो लगता है शिकायत कर रहे हैं, चुप रहें तो सब हाथ से निकलता दिखता है। एक दिन दोपहर को राधा और पूजा आंगन में मुन्ना के साथ खेल रही थीं। मुन्ना खिलखिला रहा था। पास ही गौरी बैठी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी आंगन में तेज कदमों की आहट हुई। अरे पूजा, उठो वहाँ से। तुम्हें खेलने के लिए यही जगह मिली है क्या? राधा और पूजा चौंक गईं। उनकी हंसी एक पल में थम गई। अरे दीदी, क्या हो गया? अगर पूजा और राधा मुन्ना के साथ थोड़ी देर खेल ही ली तो क्या बुरा है? वो भी तो उनका भाई है। भाई, खून के रिश्ते ऐसे नहीं बनते गौरी। हर किसी को अपनी हद में रहना चाहिए। सब सो चुके थे, लेकिन आंगन में निर्मला और सुनीता अब भी जाग रही थीं। दीदी, अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। दिन रात वही गौरी और उसका बेटा। हमारे बच्चों का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं रहा माँ जी के लिए। मैं सब देख रही हूँ सुनीता, चिंता मत करो, हर खेल का तोड़ होता है। दीदी, मन अजीब सा डर रहा है। डर से कुछ नहीं होता सुनीता। अगर चुप रहेंगे तो हमेशा पीछे ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद निर्मला और सुनीता उन बाबा के पास पहुंच जाती हैं। गुफाओं के बीचों बीच एक बाबा बैठे थे। उन्होंने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आओ बेटियों, आने में देर कर दी तुमने। आप हमें जानते हैं? जो यहाँ आता है उसकी परेशानी खुद ब खुद सामने आ जाती है। अब बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, हमें बस एक पुत्र की कमी है। हम दोनों माँ बनना चाहते हैं। ऐसा बेटा जो हमारा सहारा बने। ये लो, इसे साफ पानी में डालकर पी लेना। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बाबा। लेकिन हर चीज की कीमत होती है बेटियों। जिस रास्ते से वरदान आता है, उसी रास्ते से बलिदान भी देना पड़ता है। कैसा बलिदान बाबा? घर में जो सबसे कीमती हो। बाबा ने जो मांगा है वो गहने हम लाएंगे कहाँ से? हमारे पास तो गिनती के ही हैं। किसने कहा अपने गहने देंगे? माँ जी के पास देखे नहीं तुमने? अलमारी भरी पड़ी है, सालों की जमा पूंजी। दीदी, अगर माँ जी को जरा सा भी आभास हो गया तो वो हमें जिंदगी भर के लिए दोषी मान लेंगी। शक तब होता है जब कोई गलती करे। हम ऐसा करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। डर उसके चेहरे पर था और लालच आंखों में। निर्मला और सुनीता घर में दाखिल हुईं। सामने सावित्री बैठी थीं और उसके पास ही गौरी चुपचाप खड़ी थी। आ गई तुम दोनों? इतनी देर कहाँ थीं? आज नजर नहीं आई सुबह से। हाँ माँ जी, कभी कभी घर से बाहर जाना भी जरूरी हो जाता है। पता नहीं क्यों बहू, पर घर में रहते हुए भी आजकल तुम दोनों बहुत दूर लगती हो। दूर तो लगेंगे ही माँ जी, जब घर में किसी को हमारी जरूरत ही ना रह जाए। ऐसी बात क्यों सोचती हो सुनीता? आपकी लाडली बहू और पोता हर वक्त आपके पास रहते हैं, फिर हमें कौन याद करेगा? अब हमारी मौजूदगी से क्या फर्क पड़ता है? दीदी, आप दोनों ऐसा क्यों कह रही हैं? माँ जी तो सबकी हैं और मुन्ना तो बस बच्चा है। तुम नहीं समझोगी गौरी, कुछ बातें बिना कहे ही चुप जाती हैं। फिर निर्मला ने गौरी के कपड़ों के बीच चालाकी से हार अंदर सरका दिया। अब खेल हमारे हाथ में है।
अगली सुबह गांव के बाहर वही पुराना पीपल का पेड़। सुनीता और निर्मला घर के सारे गहने लेकर उस बाबा के पास पहुंच जाती हैं। हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी ना? हाँ, अब तुम दोनों निश्चिंत रहो, खेल शुरू हो चुका है। अगले दिन दोपहर के समय घर के आंगन में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। सावित्री के चेहरे पर चिंता साफ थी। मेरे संदूक के गहने गायब हैं। मैं तुम तीनों से सच जानना चाहती हूँ। तुम तीनों में से किसने लिया है? माँ जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर सच छुपाना भी ठीक नहीं। कुछ दिन पहले रात में मैंने गौरी को आपके कमरे की तरफ जाते देखा था। ये क्या कह रही हो निर्मला? गौरी ऐसा कर ही नहीं सकती। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं मांझी के गहने क्यों चुराऊंगी? अगर ऐसा है तो मांझी, आप गौरी के सामान की जांच करवा लीजिए। सच अपने आप सामने आ जाएगा। सावित्री कुछ पल चुप रहीं। उसकी नजर गौरी के चेहरे पर ठहर गई, आंसुओं से भरा पर मासूम। गौरी, मैं तुम पर शक नहीं करना चाहती, पर सवाल उठ गया है तो जवाब भी देना होगा। मांझी, आप चाहें तो देख लीजिए। मेरा दिल साफ है, मुझे डर नहीं। निर्मला ने खुद आगे बढ़कर कपड़े हटाए। सबकी सांसें थम गईं जब अंदर से एक हार निकला। ये तो मेरा ही हार है। गौरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने सच में मेरे गहने चुराए? माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। इधर कुछ दिनों बाद दोपहर में सावित्री के घर का दरवाजा खुला। सफर से लौटे तीनों बेटे आंगन में आए। अरे, आ गए तुम लोग? रास्ता ठीक रहा ना? कितना इंतजार किया मैंने। हाँ माँ, सब ठीक रहा। आपकी याद ही तो जल्दी खींच लाई। रमेश ने नजरें घर में दौड़ाईं। उसे कुछ खटक गया। घर भरा भरा था, फिर भी कुछ कमी सी थी। माँ, गौरी और मुन्ना दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए दोनों? आंगन में गहरी खामोशी हो गई। अगली सुबह हवा में हल्की ठंडक है। सावित्री, निर्मला और सुनीता चुपचाप गौरी के घर के सामने खड़ी हैं। गौरी सामने आती है। अरे माँ जी, आप सब यहाँ आइए ना। बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। गौरी बेटा, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने आए हैं। उस दिन मैंने जो कहा वो एक माँ के मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। तुम सच थी, फिर भी मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। आपका सिर झुका देखना मुझसे सहा नहीं जाएगा। गौरी, हमने अपने स्वार्थ में आकर तुम्हारी इज्जत पर दाग लगाया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है गौरी। माफी के काबिल नहीं है, फिर भी मांगने आए हैं। दीदी, जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता, पर अगर दिल से पछतावा है तो मैं आप सबको माफ करती हूँ। तीनों के चेहरों पर हल्कापन है और उस सुबह में सच्चे पश्चाताप की शांति घुल जाती है।